बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के सेशन में लेकर आए क्लास 11 का थर्ड चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। काइनेमेटिक्स भी इसको बोलते हैं। काइनेमेटिक्स आगे चलकर समझेंगे काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो आते हैं पहली चीज कि ये जो टॉपिक है हमारा मैकेनिक्स, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट जो बुक है वो मैकेनिक्स है। और मैकेनिक्स शब्द आने से ऐसा लगता है कि यांत्रिकी में यंत्र से कोई रिलेशन है, बट ये सही डिफिनेशन नहीं है। अब यहाँ पे डिफाइन करें तो यांत्रिकी में हम बल तथा बल के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। फोर्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स का स्टडी किया जाता है। ये हमारा मैकेनिक्स है। और शुद्ध गतिकी काइनेमेटिक्स में मोशन का स्टडी किया जाता है, मोशन के काज का नहीं। आगे चलकर हम लोग देखेंगे मोशन का काज क्या है, होता है फोर्स होता है। मोशन का काज जो होता है फोर्स होता है। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ जो होता है कि हम मोशन की स्टडी करेंगे, मोशन के कारण करेंगे। और काइनेमेटिक्स काइन का मतलब होता है मैथ्स, यानी इस चैप्टर में मैथ भी ज्यादा होगी। तो हमें अवकलन की भी जरूरत होगी, समाकलन की भी ज़रूरत होगी। और क्लास 11th में जो बच्चे आते हैं, तुरंत नहीं पढ़ पाते हैं, तो थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो अब इसके बाद ये इंट्रोडक्शन है पार्ट का। इसके बाद मैं जो मैथ वाला पोर्शन है, इस चैप्टर के लिए पहले वो अपलोड करूँगा। उसके बाद आगे के नेक्स्ट जो वीडियो होंगे, नेक्स्ट टॉपिक होंगे, वो अगले वीडियो में देखा जाएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं विराम, रेस्ट। व्हाट इज़ रेस्ट? तो रेस्ट क्या होता है? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो, तो उसे रेस्ट कहते हैं। अगर हम कहें कि 5 बजे मैं यहीं पर हूँ, 6 बजे भी यहीं पर हूँ, भले ही मेरे हाथ हिल रहे हों, लेकिन मैं हूँ यहीं पे। तो क्या करना है कि मेरा पोज़ीशन, मेरी स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही है, तो मैं क्या हूँ? रेस्ट पर हूँ। दूसरी चीज़ है कि गति क्या होती है? मोशन क्या होता है? तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, उसे किसके साथ? समय के साथ, तो उसे मोशन कहते हैं। यानी किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो, तो उसे मोशन कहते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, आधे 1 घंटे बाद कहीं और चला जाऊँ, फिर 1 घंटे बाद कहीं और चला जाऊँ, तो वो कंडीशन जो होता है, वो कहलाता है मोशन। तब उसको मोशन बोला जाता है। अब विश्व में कोई भी वस्तु निरपेक्ष विरामावस्था या निरपेक्ष गति अवस्था में नहीं है। विराम और गति आपेक्षिक है, रिलेटिव है। ये आइंस्टीन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि कोई भी निरपेक्ष रेस्ट या कह लें कि एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट की कोई अवधारणा नहीं है। सब के सब गति की अवस्था में है। जैसे मान लें कि हम या आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो प्लेटफ़ॉर्म जो होता है, ट्रेन आगे जा रही है, तो प्लेटफ़ॉर्म के सापेक्ष आप गति की अवस्था में। प्लेटफ़ॉर्म आप प्लेटफ़ॉर्म तो जा नहीं रहे, प्लेटफ़ॉर्म स्थिर है, लेकिन प्लेटफ़ॉर्म के रिस्पेक्ट से आप मोशन में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ट्रेन में कोई पर्सन बैठा है, व्यक्ति बैठा है, तो उसके रिस्पेक्ट से आप क्या है? विराम में। तो इसीलिए कहा जाता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन का कोई कांसेप्ट नहीं है। ये सब के सब गति और रेस्ट, मोशन और रेस्ट जो है, वो रिलेटिव होते हैं, आपेक्षिक होते हैं। अब निर्देश तंत्र क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अब कैसे? जैसे अब ये तो हो गया कि सारी चीज़ें आपेक्षिक हैं, रिलेटिव हैं। तो रिलेटिव है तो हमको क्या चाहिए? तंत्र चाहिए, निर्देश तंत्र चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए, जिसके सापेक्ष हम किसी गति और पोज़ीशन रेस्ट को, विराम को और गति को माप सकें। तो क्या कहते हैं कि यह एक ऐसा निर्देशांक निकाय, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति और उसकी गति का निर्धारण किया जाए। वस्तु की स्थिति और उसकी गति का निर्धारण। और सबसे बेहतर एग्जाम्पल्स होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशांक अक्षीय वाला जो होता है, रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार या समकोणीय निर्देशांक जो होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसको। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होती है, एक्स, वाई, जेड। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, उसको बोला जाता है ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है और ये हमारे एक्स, वाई, जेड है। अब इसमें समय को मेज़र करने के लिए, समय को मापने के लिए इस ओरिजिन पर एक वॉच रख दिया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम, होल सिस्टम, निकाय मिलकर, निकाय को मैं डिफाइन डिफाइन कर चुका हूँ। जिसमें निकाय, जिस भी चीज़ की स्टडी करें आप, बल्ब की स्टडी कर रहे हैं तो बल्ब हमारा सिस्टम है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, वॉच, ये सब मिलकर क्या बना लिए? निर्देश तंत्र बना लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 3 चीज़ें ज़रूरत है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, निर्देशांक निकाय, दूसरा है ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर प्रेक्षक। प्रेक्षक मतलब जो प्रेक्षित करे कि आप विराम में हैं कि गति में हैं, तो ये होगा। और तीसरा है क्लॉक, घड़ी। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? निर्देश तंत्र बनाते हैं। निर्देश तंत्र भी हमारे 2 तरह के होते हैं। अगले चैप्टर में जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम स्पष्ट करेंगे ज़्यादा। बट यहाँ पे शॉर्ट में हम आपको बताते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है वह निर्देश तंत्र जिसमें वस्तु पर कुल बल शून्य होता है, अर्थात वस्तु या तो विराम में होती है या तो नियत वेग से गति करती है। यानी जब फोर्स 0 है, न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है फोर्स अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल अनुपस्थित हो, तो वस्तु या तो विराम में होगी या तो गति नियत वेग से गति कर रही हो। तो फोर्स F एक्सटर्नल हमारा 0 है,
मतलब त्वरण नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है? 0 है, क्योंकि फ़ोर्स से ही एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है और फ़ोर्स 0 तो एक्सेलरेशन त्वरण हमारा 0 और त्वरण 0 है मतलब जो वेलोसिटी है वो नियत वेग, यानी वेलोसिटी जो है नियत वेग, यानी वेग जो है नियत है, कांस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब हमारा सेकंड आता है और जड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जितने भी रोटेटिंग घूर्णन वाले होते हैं या त्वरित होते हैं, त्वरण जिसमें होता है, त्वरित होते हैं, एक्सेलरेशन होता है, उसको बोला जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ जो होते हैं वैलिड नहीं होते हैं। तो वह निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम लागू नहीं होते, उन्हें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। सभी त्वरित और घूमते हुए निर्देश फ्रेम और जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, जितने भी होते हैं। अब गति जो होती है हमारी वो 3 तरह की गति होती है, एक बीमी, द्विबीमी और 3 बीमी गति। एक बीमी गति में जो हमारे कोऑर्डिनेट अक्ष हैं, उसमें से सिर्फ़ एक अक्ष के एक अक्ष की स्थिति में परिवर्तन होगा, शेष 2 होंगे वो कांस्टेंट। अब यहाँ पे हमने बस लिखा है कि एक विमीय गति में गतिमान कण के लिए केवल x निर्देशांक ही समय के सापेक्ष बदलता है, y तथा z निर्देशांक में कोई परिवर्तन ज़रूरी नहीं है, y बदलेगा तो x, z कांस्टेंट होंगे, z हमारा बदलेगा तो x, y कांस्टेंट होगा। ये हमारा होगा। अब एग्ज़ाम्पल्स हम ले लेते हैं। तो कीड़े का तार पर चलना, कीड़ा है और अर्गनी जो बाँधा जाता है कपड़े सुखाने के लिए, उस तार पर बैठा दीजिए तो वो सीधा ही चलेगा स्ट्रेट लाइन। कार है, उसको सड़क पर दौड़ा दिए तो वो सीधा ही चलेगा। तो ये अब कीड़ा है और देखिए वो सीधा ही चल रहा है हमारा। ये कीड़ा क्या हो रहा है? सीधा ही चल रहा है। तो ये जो है चिमटा मामा है और सीधे ही चल रहा है स्ट्रेट लाइन। ये कार है, तो कार भी क्या है? सीधी चल रही है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये किसके एग्ज़ाम्पल है? एक विमीय गति के। द्विविमीय गति में 2 अक्षों की ज़रूरत होती है, 2 अक्षों की ये द्विविमीय है, 2D है। जब वस्तु तल में गति समतल में गति होती है तो उसकी गति को द्विविमीय गति कहते हैं। तल मतलब प्लेन में मोशन होता है। जैसे मेज़ है और उसी चिमटा मामा को मेज़ पर आप बैठा दीजिए, तो मेज़ पर या तो लंबाई के अंदिश चलेंगे या तो चौड़ाई के अंदिश चलेंगे। तो 2 विमाओं में चेंजिंग होगी। दूसरी चीज़ कोई अ, गेंद है, आप ऐसे किक करते हैं, तो गेंद है तो ऐसे चलती है, यानी प्रक्षेप्य गति जो होता है, वो भी द्विभूमि गति है। हम लोग सेकंड चैप्टर में प्रक्षेप्य गति पढ़ चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल इनका एग्ज़ाम्पल कीड़े का मेज़ पर चलना, कार का ज़िगज़ैग मतलब टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर चलना, टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर चलना। वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, कैरम की गोटी की गति, कैरम तो मेज़ के समान ही है, ऐसे मारे तो वहाँ गया, फिर इस तरह से, तो 2D मोशन होगा। यानी जितने भी प्लेन में मोशन होते हैं, वो सब के सब 2D होते हैं। यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे जो x में भी चेंजिंग हो रहा है और y में भी चेंजिंग हो रहा है। यानी ये देखें कि निर्देशांक एक्सिस है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो x में भी बदल रहा है, x मतलब जब ऐसे आ रहा है इस तरह से फिर ऊपर उठ रहा है, यानी x में आगे जा रहा है फिर ऊपर y में जा रहा है, फिर x में आ रहा है इस तरह से चेंजिंग हो रही है। तो ये कौन-सा है 2D तो सर्कुलर मोशन 2D का एग्ज़ाम्पल्स है। अब आते हैं 3D ये 3D है जब वस्तु आकाश में गति करती है तो उसकी गति को त्रिविमीय गति कहते हैं। यानी स्पेस में जितने भी मोशन होते हैं, जैसे पक्षी का उड़ना, पतंग का उड़ना, हवाई जहाज का उड़ना, ये सब के सब त्रिविमीय। पतंग की गति, आकाश में पक्षियों की गति, आकाश में हवाई जहाज की गति। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ पे एक्स, वाई, जेड तीनों में चेंजिंग होती है। तीनों तीनों में। अब हवाई जहाज है, तो ये भी उड़ रहा है, तो इसकी भी गति जो होती है वो 3 विमीय गति होती है। हवाई जहाज की गति जो होती है वो भी क्या होती है? 3 विमीय होती है। अब दूरी और विस्थापन, यहीं से हमारा अभी तो जो चैप्टर का इंट्रो पार्ट था, वो हमने बताया, दूरी और विस्थापन से ही शुरुआत होती है इस चैप्टर की। इस चैप्टर में दूरी और विस्थापन, फिर हम लोग आ जाएँगे वेग, चाल, औसत वेग, औसत चाल, त्वरण, तो ये सब इसमें पढ़ना है हम लोगों को। तो दूरी का मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये 2 पॉइंट हैं, अब 2 शहर हैं, सपोज़ है और इस शहर में पहुँचने के एक मार्ग ये, इस मार्ग से जाया जा सकता है, फर्स्ट मार्ग है। एक दूसरा मार्ग ये सीधा-सीधा है। और कभी-कभी कोई पियक्कड़ होते हैं तो ऐसे-ऐसे बल खाते चलते हैं सब ऐसे-ऐसे। तो कोई पियक्कड़ है और वो ये मार्ग जो मार्ग है हमारा इसको चुन लिए। तो थर्ड मार्ग है। तो दूरी तो तीनों है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से डिफाइन किया जाता है प्रारंभिक तथा अंतिम मतलब ए और बी, ए को हम प्रारंभिक मान लें, बी को अंतिम। प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी जो है उसको बोला जाता है विस्थापन। और पथ की जो टोटल लंबाई होती है, कुल लंबाई होती है उसको बोलते हैं दूरी। तो यानी दूरी क्या है? दूरी पथ की लंबाई है। लेंथ ऑफ पाथ और विस्थापन कोई गतिमान वस्तु जिस पथ पर चलती है, उस पथ की लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है। इसको हम इस तरह से डिफाइन किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो ये विस्थापन है हमारा। अब डिफरेंस क्या है? वो हम लोग देखें। तो देखिए, डिफरेंस में दूरी और विस्थापन। पहला है पथ की लंबाई। दूरी है हमारी की 2 बार लिखा है। पथ की लंबाई और विस्थापन है पथ की न्यूनतम लंबाई। दूरी का मतलब पथ की लंबाई और पथ की न्यूनतम लंबाई। जो सेकंड वाला मार्ग था, वो हमारा न्यूनतम था, वो विस्थापन था। दूसरा चीज़ है अ, पथ पर निर्भर करता है। दूरी जो है डिपेंड्स करता है पाथ पर। विस्थापन जो होता है पथ पर निर्भर नहीं करता है। दूरी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन की बात नहीं होगी इसकी। विस्थापन सदिश राशि है तो डायरेक्शन होगा। दूरी हमेशा
ऑलवेज़ पॉज़िटिव होती है। विस्थापन पॉज़िटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। और एसआई मात्रक दोनों के मीटर होते हैं। डायमेंशन बीमा जो होता है दोनों का यल होता है और दूरी कभी भी डिक्रीज़ नहीं करती है, घटती नहीं है बच्चों और विस्थापन जो है इन घट सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है। तो ये अंतर था। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन हम ले लेते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, पार्क है और एक कार के हम गेंद सपोज़ कर लिया और ये गेंद जो होता है रेडियस r है और ये गेंद जो होता है इस सर्कुलर ट्रैक पर क्या कर रही है, एक राउंड लगा ली, जहाँ से चली थी वहीं पहुँच गई। तो ये बार-बार राउंड लगा रहा है, वो उस पर मत जाइए, मैं एक राउंड की बात कर रहा हूँ। तो एक राउंड लगाया तो दूरी कितनी हुई और विस्थापन। तो दूरी तो टोटल पथ की लंबाई, तो पथ की लंबाई यानी वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। तो डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा 2 पाई r। लेकिन दूरी कितनी होगी? जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के तो कोई चीज़ कोइंसाइड कर गया ना दोनों चीज़, अंतिम और प्रारंभिक। ऐसे करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोज़ीशन टू फाइनल पोज़ीशन। तो मिनिमम तो इनिशियल और फाइनल तो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में विस्थापन क्या होगा? तो ये विस्थापन 0 हो गया। अब यही हाफ सर्कुलर ट्रैक ले लें, रेडियस वही हो और हाफ सर्कुलर ट्रैक हम ले लें, उस पर इसको हम रोटेट करा दें। तो जब हाफ सर्कुलर ट्रैक पर गया, तो डिस्टेंस तो 2 पाई r का आधा हो गया। लेकिन दूरी कितना हुआ, वो हमको फाइंड करना है। तो सॉरी विस्थापन, दूरी तो 2 पाई r का हाफ हो जाएगा। अब विस्थापन यहाँ पे देखें कि प्रारंभिक कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ से। जा कहाँ पे रहे हैं? यहाँ पे। तो प्रारंभिक इसको हम इनिशियल मान लें और इसको हम क्या मान लें? फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल के बीच का कितना डिस्टेंस है? ये भी r हो गया। तो r और प्लस हो गया r, तो कितना मिल जाएगा? 2। तो हमको मिल जाएगा 2r। तो ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस हो गया और इसको हम डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा कितना? 2r। तो ये हमको मिल जाएगा 2r। अब आते हैं हम लोग यहाँ से आगे ले लेते हैं। ये हमारे पास देखिए कि अब इस तरह से कोई कंडीशन आ जाए, ये कंडीशन आ जाए, तो अब कंडीशन में ए और ये ले लेते हैं बी, यानी एक सर्कुलर ट्रैक पर हम 3/4 चल, तो 3/4 चलेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब देखिए डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस को हमको फाइंड करना है। तो जैसे 2 पाई r टोटल परिधि होती है, 2 पाई r टोटल परिधि होती है, तो उसको 4 भाग में बाँटिए, ये भाग तो हम चल नहीं रहे हैं। 4 भागों में बाँटिए 2 पाई r अपन 4, पाई r अपन 4, 2 पाई r अपन 4, 2 पाई r अपन 4 प्लस 2 पाई r अपन 4 प्लस 2 पाई r अपन 4। एक भाग तो हमारा नहीं है, क्योंकि 4 भाग में बाँटे हैं, तो चौथा भाग हमको ले 3 बार जोड़ देंगे 2 पाई r अपन 4, 2 पाई r अपन 4 प्लस 2 पाई r अपन 4 कितना हुआ 6 पाई r अपन 4 और 6 को और 4 को हम 2 से काट सकते हैं, तो 3 पाई r अपन 4 ये हमको मिल जाएगा डिस्टेंस। लेकिन हमको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपका देखें कि इस जगह पर यही हमारा इनिशियल और फाइनल के बीच का, इनिशियल ये और फाइनल यहाँ पे, ये R हो गया, ये भी R हो गया, तो ये कितना मिल गया हमको? ये जो मिला वो 90 डिग्री का, 90। तो ये हमारा कर्ण, अब ये रेडियस है, तो इसको हमको फाइंड करना है तो कितना होगा? A और B अगर हम डिस्टेंस मान लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये हमको मिल जाएगा 2r स्क्वायर और इसको हम कर देंगे r रूट, ये हमारा मिल जाएगा। अब आगे हम आते हैं, तो आगे एक और एग्ज़ाम्पल्स लेते हैं और ये हमारे पास है। यहाँ पे आपको देखना है, कि इसको थोड़ा-सा हम इरेज़ कर देते हैं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, अब ये हमारा आखिरी है क्वेश्चन। अब वेक्टर में यहाँ पे रेडियस r है और पॉइंट हमारी 120 का है और ये मान लेते हैं हम देखिए कि ये पॉइंट और ये हमारा क्या हो गया, तो अब A से B पर ये पार्टिकल A से B पर, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो ये यहाँ से यही हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम वेक्टर फॉर्मेट में देखें, तो पहले हम एक R1 होगा, एक R2 होगा। हाँ, देखें, तो ये R1 हम मान लेते हैं और ये वाली जो लाइन हम लोगों ने जिसको जीवा बोलते हैं, उसको मिलाएँ, A से B को मिलाए हैं, तो वो क्या एक वेक्टर ऐसे लिया R, मतलब ओरिजिन से केंद्र से सेंटर से A पर, तो वेक्टर मान लिए, उसको R1 ले लेते हैं। दूसरा उसको वेक्टर ये जीवा ऐसे ले लिया हम लोग, तो वो हो गया हमारा A से B मिलाए, तो वेक्टर हो गया और फिर ओरिजिन से हम B को मिला दिए, तो ये रिजल्टेंट होगा। तो यानी R1, ये R2 और दूसरा हमारा यस। अब वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे वेक्टर कैसे ऐड करते थे। किसी वेक्टर को ऐड करना है तो पहले सबसे पहले हम एक वेक्टर को खींच लेते थे ये, फिर इसके हेड से दूसरा वेक्टर हम ऐसे रख लेते थे, दूसरा वेक्टर, ये वेक्टर बी और फिर जो हमारा पहला वेक्टर था उसके टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देते हैं। यही रिजल्टेंट होता था ए प्लस बी होता था। अब यहाँ पे R1 प्लस एस इक्वल टू R, तो R1 प्लस एस इक्वल टू R2 और R1 किसका? यस किसका? यस बराबर R2 माइनस R1 और R1 R2 क्या है? दोनों तो रेडियस है तो बराबर है। तो अब यहाँ पे R2 माइनस R1 और ये वेक्टर में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे ए माइनस बी का फॉर्मूला
जब 2 वेक्टरों का घटाना हम लोग देखे थे, तो फ़ॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो अब यहाँ से हम उस फ़ॉर्मूले को लिख लिया। तो चूँकि ए की जगह पर भी आर है, बी की जगह पर भी आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर कॉस थीटा। आर, वो भी याद आ गई। तो ये अब 2r स्क्वायर और माइनस 2r स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा और इसको 1 माइनस कॉस थीटा का फ़ॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 से 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा 4 4 का स्क्वायर रूट 2 r स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हुआ r और sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का स्क्वायर रूट कितना हुआ sin थीटा बाय 2 तो हमको मिला 2r sin थीटा बाय 2। अब r की कोई भी वैल्यू दे सकता है, मान लीजिए 5 दिया है, थीटा तो 120 है, तो अब यहाँ पे 5r की वैल्यू ले लेते हैं, तो 2 into 5 into sin 120/2 120/2 60 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 तो sin 60 की वैल्यू हो गई √3 यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 into 5 into √3/2 2 ने 2 को मार दिया तो हमको मिल गया 5√3 तो ये हमारा रिजल्ट होगा। अ, ये रिजल्ट हो जाएगा। एक हम स्क्वायर लेते हैं और इस स्क्वायर का साइन मान लेते हैं a। अब हमारे पास 2 मार्ग है A, B और C। ए से बी जा रहा है, बी से हम सी जा रहे हैं, एबीसीडीडी है, बी से सी, यानी ए से बी गए, बी से सी गए। तो उस कंडीशन में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है और फिर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हमारा अब साइड तो ये मान लिया, तो डिस्टेंस कितना हुआ a प्लस ए क्योंकि ए बी कितना है ए, बीसी कितना है ए, तो ए प्लस ए कितना होगा 2 है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम ये देखें कि ये है और ये भी ये है, यहाँ 90 है और ये एसी हमारा कौन होगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो अंडर रूट 2 ए स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं ए रूट 2 ये हमारा मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमको। तो ये हमारा था रिजल्ट। अब ए से शुरू करें और फिर ए पर आ जाए। तो फिर कितना टोटल हमको कितना मिलेगा? डिस्टेंस 4 ये होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। थैंक यू स्टूडेंट।